स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 123वीं कड़ी में विचार साझा किए। पीएम ने मन की बात में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का जिक्र करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से हुई बातचीत के बारे में बताया। पीएम ने कहा कि मन की बात के अगले एपिसोड में भारत के स्पेस मिशन पर और बात होगी। प्रधानमंत्री ने स्थानीय कला और शिल्प के जरिए उपार्जन पर जोर देते हुए देश के कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स का उल्लेख किया और हाल ही में जीआई टैग दिए गए मेघालय के एरी सिल्क के बारे में बात की। पीएम ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं के नेतृत्व में विकास को भी नई ऊर्जा और दिशा मिली है और विमेन लेड डेवलपमेंट का मंत्र भारत का नया भविष्य गढ़ने के लिए तैयार है। पीएम ने मन की बात के दौरान धार्मिक यात्राओं को भगवान से जोड़ने का माध्यम बताया, तो वहीं सेवा के अवसरों का महाअनुष्ठान बताया। प्रधानमंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा, पवित्र अमरनाथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब हैं। पीएम ने पिछले महीने भारत से वियतनाम ले जाए गए पवित्र अवशेषों की बात की और अपने राज्य के बौद्ध स्थलों की यात्रा करने का आग्रह भी किया। मन की बात की 123वीं कड़ी में पीएम मोदी ने कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों ने संविधान की हत्या की है। पीएम ने कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों का इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी का डटकर मुकाबला करने वालों को हमें हमेशा याद करना चाहिए। पीएम ने योग का जिक्र करते हुए कहा कि बीते 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ये सिलसिला और भव्य बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने योग दिवस की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस साल विभिन्न जगहों पर आयोजित योग कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, दुनिया के हर बड़े शहर में योग की तस्वीरों में एक विशेषता नजर आई, शांति, स्थिरता और संतुलन। देश भर में कई स्थानों पर केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और तमाम लोगों ने मन की बात कार्यक्रम की 123वीं कड़ी को सुना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह नेशनल हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे और डी श्रीनिवास की मूर्ति का अनावरण और किसान महासम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में आज 19वें सांख्यिकी दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सांख्यिकी दिवस 2025 का विषय है नेशनल सैंपल सर्वे के 75 वर्ष। भारत ने अफगानिस्तान की जनता के लिए जारी मानवीय सहायता के तहत जयपुर के भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा काबुल में 5 दिवसीय जयपुर फूड कैंप का आयोजन किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कैंप को स्थानीय लोगों से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली और करीब 75 कृत्रिम अंग सफलतापूर्वक लगाए गए। कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी ने राज्य में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की सुगमता के लिए सुरक्षा बल बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। बीएसएफ के जवान आरएसपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में सतर्कता के साथ तैनात हैं। अमरनाथ यात्रा पर रामबन के सीएमओ ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के तहत 17 जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान मेडिकल कैंप भी लगेंगे और 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध होगी। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने शिमला में 12वीं हिमाचल पुलिस हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारी बारिश के बावजूद मैराथन में सभी आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया।
राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने कहा कि युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के साथ दिव्यांगों ने भी मैराथन में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हिमाचल प्रदेश के काजा में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बारगढ़ उड़ीसा की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा केंद्र है और डबल इंजन की सरकार बारगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 और विकसित गोवा 2037 के विजन के तहत गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोवा सरकार के साथ काम करेगी और ग्रीन गोवा क्लीन गोवा मिशन को भी पूरा करेगी। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में विदेशी नागरिक सेल की छापेमारी के दौरान 18 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 5 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। छापेमारी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 7 स्मार्टफोन जब्त किए गए, जिनमें प्रतिबंधित IMO ऐप इंस्टॉल पाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस ऐप का उपयोग वे बांग्लादेश में अपने परिजनों से संपर्क बनाए रखने के लिए कर रहे थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज वृंदावन के श्री बांकी बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना है कि विकसित भारत की इच्छाओं में विकसित दिल्ली भी आगे बढ़े, तरक्की करे। हर एक देशवासी पर प्रभु का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। दिल्ली में चैंपियन पहलवान और भाजपा नेत्री बबीता फोगाट फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों के साथ साइकिल भी चलाई। बबीता फोगाट ने सभी को स्वस्थ रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो न केवल शरीर बल्कि हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। ओडिशा का पुरी शहर के साथ ही दुनिया के कई हिस्से भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबे हुए हैं। ये यात्रा 8 जुलाई तक चलेगी। आज सुबह श्री गुंडीचा मंदिर के पास सरधा बली क्षेत्र में भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई। घटना में करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु की पुष्टि की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी में हुई भगदड़ की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि सुरक्षा चूक की तत्काल जांच की जाएगी। राजस्थान के माउंट आबू में आज विभिन्न स्थानों पर लगातार बारिश हुई। उधर देहरादून में भी बारिश का नजारा देखने को मिला। लगातार भारी वर्षा और भूस्खलन की आशंकाओं को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए 4 धाम यात्रा को 1 दिन के लिए स्थगित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और उत्तर पूर्व भाग में भारी बारिश का अनुमान जताया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर सोमवार को अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के जयपुर में बौछार और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट है। कई दिनों के इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जमकर बारिश हुई। ओडिशा के मयूरभंज में बीती रात तेज बारिश हुई। लगातार भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड में बादल फटने से निर्माणाधीन होटल साइट क्षतिग्रस्त होने के बाद वहां रह रहे 8 से 9 मजदूर लापता हो गए। बादल फटने से यमुनोत्री मार्ग भी प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि बचाव और तलाशी अभियान जारी है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आयोजित राज्यों के खनन मंत्रियों के सम्मेलन में खनिज एवं कोयला समृद्ध पूर्वोत्तर राज्यों को केंद्र सरकार से पूर्ण समर्थन मिलने की प्रतिबद्धता को दोहराया। केंद्रीय मंत्री ने खनन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, परियोजनाओं को मंजूरी देने में तेजी लाने और क्षेत्र में स्थायी खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने इस तथ्य का उल्लेख किया कि रोजगार सृजन, निवेश आकर्षित करने तथा खनिज और कोयला क्षेत्र के विकास के माध्यम से समावेशी आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच समन्वय बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार 2047 तक विकसित भारत बनने की राह पर आगे बढ़ते हुए नीति निर्माण के लिए समय पर और गुणवत्तापूर्ण डेटा लगातार उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल परिवर्तन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये डिजिटल परिवर्तन डेटा ड्रिवन न्यू इंडिया की जरूरतों के अनुरूप आधिकारिक आंकड़ों को समय पर विश्वसनीय और सुलभ बनाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होने के कारण 88% मैन्युफैक्चरर्स देश में अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए पूंजीगत निवेश करने की योजना बना रहे हैं। भारत के शीर्ष 7 शहरों में 2025 की पहली तिमाही में कुल लीजिंग में टेक सेक्टर का योगदान करीब 31% रहा। सॉफ्टवेयर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जोहो के सह संस्थापक श्रीधर बैम्बू ने कहा कि विशाल भारत की प्रतिभाओं में राष्ट्रीय विकास के लिए छिपी हुई क्रिएटिव एनर्जी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में देश के ऑयल और गैस सेक्टर में डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से बड़ा बदलाव किया है और इससे फ्यूल स्टेशन से लेकर एलपीजी सिस्टम काफी स्मार्ट हो गए हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय में संयुक्त महानिदेशक मोइन अफाक ने कहा कि सरकार नेक्स्ट जनरेशन एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की नींव रख रही है जो डिजिटल फर्स्ट, लॉजिस्टिक्स इनेबल्ड और एमएसएमई इंक्लूसिव है। बताया गया है कि 10 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल से जुड़ चुके हैं और वित्त वर्ष 2024-25 में जीईएम पर कुल लेन देन मूल्य लगभग 5.40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 26 के पहले 2 महीने के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के अनुसार वैश्विक स्तर पर अस्थिरता के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर उत्पादन का सकल मूल्य बढ़कर 2023-24 में 2,949 करोड़ रुपए हो गया, जो लगभग 54.6% की कुल वृद्धि को दर्शाता है। भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में मई महीने के दौरान 3.24 मिलियन का उछाल आया। शहरी टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर मई 2025 के अंत में 669.69 मिलियन हो गई। आरबीआई के जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की सूचीबद्ध निजी क्षेत्र की गैर वित्तीय कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान 7.2% की मजबूत वृद्धि दर्ज की। केंद्र सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य भारत में जैव अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना के लिए अधिक कुशल, पारदर्शी और प्रदर्शन आधारित इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। ऊर्जा मंत्रालय ने शनिवार को इंडिया एनर्जी स्टैक नाम की एक खास पहल शुरू करने की घोषणा की। ये एक ऐसा डिजिटल ढांचा होगा जो बिजली क्षेत्र को एक साथ जोड़ेगा, सुरक्षित रखेगा और भविष्य के लिए तैयार करेगा। सरकार रूफटॉप सोलर, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी स्टोरेज और डिजिटल फॉल डिटेक्शन जैसे पहलों के जरिए एक सुरक्षित और स्मार्ट एनर्जी फ्यूचर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है, जो राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर मिलने की संभावना भी जगा रहा है। रतलाम में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं। भारत की निजी खपत में मजबूत वृद्धि देखी गई है। ये 2 दशकों में देश के सकल घरेलू उत्पाद में उच्चतम हिस्सेदारी तक पहुंच गई है। और बुलेटिन में यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। डॉक्टर दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? एलआईसी के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। एलआईसी हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत में मजबूत घरेलू मांग, ग्रामीण उपभोग में सुधार और शुद्ध निर्माण निर्यात में सकारात्मक बदलाव ने अर्थव्यवस्था की मजबूती को बनाए रखा। मई 2025 में भारत के कुल निर्यात में 2.8% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। भारत ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक छलांग लगाई है। 2015 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% था, तो वहीं 2025 में ये बढ़कर 64.3% हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे को लेकर इजरायल के अभियोजकों की आलोचना की और कहा कि ये हमास और ईरान दोनों के साथ बातचीत करने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप कर रहा है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने सुझाव दिया कि वॉशिंगटन द्वारा इजरायल को दी जा रही अरबों डॉलर की सैन्य सहायता को देखते हुए वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। उत्तरी वेनेजुएला में इस सप्ताह भारी बारिश के कारण बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और नदियां उफान पर हैं, जिससे मैरिडा राज्य में लगभग 103 घर नष्ट हो गए। पाकिस्तान में सुबह करीब 4 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के केंद्र पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी हिस्सा था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.2 दर्ज की गई। वहीं इसकी गहराई धरती के नीचे 150 किलोमीटर दर्ज की गई। फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। इजरायल के साथ संघर्ष में मारे गए लोगों को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग जमा हुए। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए पोस्ट में कहा, एक बार फिर ईरान की जनता ने दुनिया के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायल द्वारा मारे गए सैनिक कमांडर, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और महिलाओं और बच्चों के सम्मान में ईरान की सड़कों पर हुजूम उमड़ा। उन्होंने लिखा कि हर शहीद की जगह लेने के लिए 100 और लोग खड़े हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में कल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के खिलाफ शीघ्र संसदीय चुनाव की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने हम चुनाव चाहते हैं के नारे लगाए। दूसरी ओर वुसिक के सैकड़ों वफादार महीनों से राजधानी में उनके मुख्यालय के सामने मानव ढाल बनाने के लिए डेरा डाले हुए हैं। अमेरिका ने ईरान में IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी देने की मांग अस्वीकार कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर एक बयान जारी करते हुए लिखा कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। मार्को रूबियो ने कहा कि हम ईरान में IAEA के महत्वपूर्ण सत्यापन और निगरानी प्रयासों का समर्थन करते हैं और महानिदेशक और IAEA को उनके समर्पण और व्यावसायिकता की सराहना करते हैं। हम ईरान से IAEA कर्मियों की सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने का आह्वान करते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ के कारण हाहाकार है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण पिछले 48 घंटों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा ने रचा इतिहास। आयुष ने सेमीफाइनल में दुनिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी को हराया। वहीं 16 वर्षीय तन्वी बनी किसी वर्ल्ड टूर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के दौरे पर जीत के साथ शुरुआत की। नॉटिंघम में खेले गए सीरीज के पहले T20 मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 97 रन से हरा दिया। भारत के लिए कप्तान स्मृति मंधाना ने 112 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रीलंका ने बांग्लादेश को कोलंबो टेस्ट में पारी और 78 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ श्रीलंका ने 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से अपना नाम किया। तमिलनाडु में होने वाले हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 के ड्रॉ की घोषणा हो गई है। पहली बार 24 टीमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। मेजबान भारत को पूल बी में पाकिस्तान, चिली और स्विट्जरलैंड के साथ रखा गया है। जूनियर विश्व कप का आयोजन चेन्नई और मदुरै में 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा एक बार फिर से नंबर 1 जावलिन थ्रोअर बन गए हैं। नीरज ने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटरसन को पीछे छोड़ा।
अमेरिका की जेसिका पेगोला ने बैड होमबर्ग ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। पेगोला ने फाइनल मुकाबले में पोलैंड की ईगा स्विएंटेक को शिकस्त दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्रैडफोर्ड से ब्रायन एम्बूमो को खरीदने के लिए 62.5 मिलियन पाउंड को बढ़ाई हुई बोली लगाई है। हालांकि ब्रैडफोर्ड ने इसे भी अस्वीकार कर दिया है। यूरो 2025 की शुरुआत से पहले स्पेन की मिडफील्डर एताना बोनमाती को वायरल मेनिंजाइटिस के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 27 वर्षीय बोनमाती पिछले 2 साल की बैलोडी और विजेता हैं। टियर 2 में रेलीगेट होने के बावजूद लियो को अगले सीजन के लिए लीग 1 में शामिल किया गया है। लियो को खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण रेलीगेट कर दिया गया था। प्रीमियर लीग चैंपियंस लिवरपूल ने प्रेस्टन नॉर्थ एंड के गोलकीपर फ्रेडी वुडमैन को फ्री ट्रांसफर में साइन किया है। वुडमैन ने पिछले सीजन में प्रेस्टन के लिए 44 मैच खेले थे। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच बुलवायू में पहला टेस्ट शनिवार को शुरू हुआ। पहले दिन की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट पर 418 रन बना लिए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत को प्रतिष्ठित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण बताया है। 23वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2029 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में होगा। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इजाजत दें, नमस्कार।